मयंक, सबसे पहले तो अपना ये बताओ कि आपके आईयूकेएम में कितने मार्क्स आए? पिछले साल भी मैंने फिजिक्स वाला से जुड़कर ही तैयारी करी थी। सबसे पहले आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे या डायरेक्ट Yes. बैच के थ्रू अपने? वो थ्योरी हर रोज 8 to 11 हमारा टेस्ट रहता है। यही होता है कि जब बाकी लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पर पहुंचते हैं तब तक हम लोग उस सबसे पहले तो जैसे ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, उसमें कई स्पेशल केसेस के डायग्राम बन जाते हैं। जैसे अगर ट्रायंगल बनाने को कहा गया है तो हम कुछ क्वेश्चन मेरे और भी हैं। फ्यूचर में क्या सोचा है, आगे भविष्य में क्या सोचा है आपने? सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, मयंक बंसल नाम है। आरएमओ पीडीसी फेज़ 2 वर्कशॉप में इस बच्चे ने हमें ज्वाइन किया है एंड इस वर्कशॉप में इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनके टॉपिक्स और जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो रही है। मिलते हैं आज इस बच्चे से, जानते हैं आईयूकेएम में कितना इनका स्कोर रहा, क्या इनकी जर्नी रही ओलंपियाड की, कैसे इनको ओलंपियाड के बारे में पता लगा और आगे इनका क्या सोचना है ओलंपियाड को लेकर के एंड आगे जेई की तरफ ये मूव करेंगे या ओलंपियाड की तरफ। मिलते हैं। हेलो हेलो मयंक। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मयंक, सबसे पहले तो अपना ये बताओ कि आपके आईयूकेएम में कितने मार्क्स आए? सर। मेरे इस साल आईयूकेएम 2025 में 44 मार्क्स आए थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन। विदाउट नॉर्मलाइजेशन। इससे पिछले साल? सर, इससे पिछले साल भी मैंने फिजिक्स वाला से जुड़कर ही तैयारी करी थी और उसमें मेरे 35 मार्क्स थे। ओके। आपने आईयूकेएम 2023 भी दिया था? नहीं सर, आईयूकेएम 2023 में मैं फिजिक्स वाला से नहीं जुड़ पाया था, ओके। तो मुझे कोई जानकारी नहीं। जानकारी भी नहीं थी। सबसे पहले ओलंपियाड के बारे में पता कैसे चला? सर या उससे हम पहले आपने कोई छोटे-मोटे जो यस सर, प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं वो भी दिए हैं क्या? यस सर। कैसे पता लगा ओलंपियाड सर के बारे हमारे स्कूल्स के थ्रू हमारे रजिस्ट्रेशन होती है। में? ओके। जैसे कई एसओएफ की एग्जाम्स होते हैं, मतलब जो क्लास की साइंस और मैथ्स बेसिक लेवल की, वो एग्जाम्स भी मतलब शुरू में वो देने चाहिए, तो हमने भी वही एग्जाम्स दिए थे। ओके। उसके बाद आईयूकेएम के बारे में पता कैसे लगा? सर आईयूकेएम के बारे में जैसे 9th में आने के बाद थोड़ा माहौल कॉम्पिटिटिव हो जाता है हुँ। और हमें फिजिक्स वाला से कॉल भी आया था कि आप आईयूकेएम दीजिए, अगर आपको लगता है आपका मैथ्स पसंद है, तो मैथ्स में आगे बहुत स्कोप है पढ़ाई करने का। हुँ। इसीलिए मैंने सोचा मैं मैथ्स से मतलब बातचीत करना सीखूँगा और मैं एक आईयूकेएम दूँगा। ओके। तो सबसे पहले आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे या डायरेक्ट यस सर। बैच के थ्रू अपने सर पढ़ाई पहले करी? मैंने थोड़े से लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे आपके और विवेक सर के, ओके। उसके बाद मुझे बैच का एक्सेस भी मिला, ओके। तो वहाँ से ही मेन तैयारी करी। ओके। इस साल आपके पास कौन-कौन से बैच थे? सर इस साल मेरे पास आईयूकेएम 1.0 बैच था और आरएमओटीसी और पीडीसी 1 बैच था। ओके। क्या लगता है, मतलब बैच में जो पढ़ाई कराई जाती है, वो आईयूकेएम में जो पेपर आया उससे किस हद तक रिलेवेंट लगती है आपको? सर जो आप पढ़ाते हैं और विवेक सर पढ़ाते हैं वो तो आईयूकेएम से काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एमटीए किस तरह का पेपर सेट कर सकती है। जैसे 2023 में पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो 24 में वो बहुत आसान हो गया था। लेकिन अगर हम पहले ही बहुत अच्छी तैयारी करके जाएँ, तो एक तो आरएमओ के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, बिल्कुल सही बात है। सितंबर से नवंबर के बीच में। तो उससे बहुत हेल्प करी कि आपने सारी थ्योरी आगे तक के लेवल की पहले करवा दी थी। जो डीपीपी क्वेश्चन होते थे वो भी पहले ही काफ़ी अच्छे होते थे, कि मतलब एक बार तो हमें लग सकता है कि हमसे नहीं हो रहे, पर जब एक्चुअल में एग्ज़ाम सेटिंग में हम देते हैं तब वो हो जाते हैं। मतलब जो क्लास में करिकुलम चलता है, यस सर। वो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करिकुलम से एक स्टेप आगे ही मिलता है। यस सर। ठीक है। वर्कशॉप आपने आईयूकेएम की थी? नहीं सर, आईयूकेएम की मैंने ऑनलाइन ही लेक्चर्स देखे थे। ओके। वर्कशॉप मैंने आरएमओ फेज़ 2 ओके। अटेंड करी। अभी आप आरएमओ की वर्कशॉप कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, मतलब पीडीसी की क्या मतलब बेनिफिट्स हैं? यस सर, पीडीसी अटेंड करने के वो भी ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो हमें हर रोज़ इतनी अच्छी थ्योरी से एक्सपोज़र मिलता है, जो भी हमें मतलब जिसमें हम लैग कर रहे हैं, वो थ्योरी हर रोज़ 8 टू 11 हमारा टेस्ट रहता है, जिसमें हमें कई बार हो सकता है कि हमारा टेस्ट अच्छा ना जाए, पर लगातार 12 टेस्ट में हमें सब पता चल जाता है कि हमारे सारे टाइप कहाँ ऑफ पे। पेपर्स कवर हो यस जाते सर। हैं। उसके अलावा? फिर उसके अलावा हमें जैसे डाउट डिस्कशन का भी बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कई बार हम सोचते हैं कि सीधा 11th-12th में भी घर पे ही बिताकर हम कॉलेज में हॉस्टल में रहेंगे, तो वहाँ थोड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है। अगर हमें प्री एक्सपोज़र ना मिले, तो ये हमें एक एक्सपोज़र देता है कि हम कैसे दूसरे फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। हम थोड़ा इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की तरफ भी सोचते हैं कि मतलब पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन ना डाला जाए और पढ़ाई के साथ ये चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। और ऑफ़लाइन पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में क्या डिफ़रेंस है? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑनलाइन तो हम अपने डाउट्स भी इतना खुल के नहीं पूछ सकते। हुँ। कई बार इंटरनेट इश्यू हो जाता है,
कई बार हो सकता है कि आस-पास पढ़ाई का माहौल ना हो, लेकिन ऑफ़लाइन तो बहुत अच्छा माहौल होता है। कई बार मतलब यहाँ पे तो इंटरनेट भी हमें नहीं रोक सकता। करेक्ट है। अगर ये पूछा जाए कि ऑनलाइन बैच नहीं होता, लाइक ऑनलाइन अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आप अपने मार्क्स क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कितने रह जाते हैं? सिर्फ़ मार्क्स तो मतलब एक सेकेंडरी चीज़ है, मेन चीज़ तो मैथ से प्यार है, कि मतलब हमें मैथ सीखने को मिल रही है, वो तो मतलब कई और चीज़ें भी हैं, जैसे बुक्स भी हैं। लेकिन एक एक ऐसा टीचर होना चाहिए हमारे साथ जो एक्चुअली में जाने कि मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती है, मैथ्स सिखाई जाती है, कि लोग समझें कि मैथ्स कैसे होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सब्जेक्ट जो है वो मतलब इसलिए डिज़ाइन नहीं किया गया कि उसे मतलब लाइक थोपा नहीं जा रहा है, उसे समझ के और अप्लाई करके एंटरटेन होना है, खुश होना है, या कह सकते हैं कि वो जो पूरा प्रोसेस है, जब एक बार आपको समझ में आ जाता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या प्रॉपर एल्गो फॉलो हो रहा है, क्या प्रॉपर उसमें थ्योरी या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो जब आपको समझ में आ जाता है, तो फिर वो एक बर्डन की जगह पे एक हैप्पीनेस यस वाला सर। एक कह सकते हैं कि मोमेंट क्रिएट कर देता है कि यार, वाह यार, मज़ा आ गया। सबसे फ़ेवरेट टॉपिक आपका? सर नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी, उसके बाद सेकंड फिर उसके बाद कॉम्बी, कॉम्बिनेटरी, उसके बाद उसके बाद ज्योमेट्री। ओके, सबसे लास्ट आप अलजेब्रा को रखते हो? यस सर। मतलब ये तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। अलजेब्रा टफ क्यों लगता है इतना? सर अलजेब्रा मुझे इसलिए टफ लगता है क्योंकि मैंने अभी तक इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। ओके, मेन बात वही है कि मुझे नंबर थ्योरी और कॉम्बी से ज़्यादा लगाव है क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग की तरफ भी इंटरेस्ट रखता हूँ। ऑलरेडी मैं कंप्यूटर साइंस और थोड़ी बहुत उस तरफ को डायरेक्टेड हूँ, तो उसमें हमें जैसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं, वो यहाँ से काफ़ी मैचिंग होते हैं। तो मतलब ये वहाँ का भी एक पूरा फ़ील्ड हमारे लिए खोल देता है। प्रोग्रामिंग में अभी कुछ किया है? यस सर। क्या? सर प्रोग्रामिंग में मैंने पाइथन और जावा सीखी है, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट सीखी है। ओके, जो चीज़ें मतलब हमें आईआईटी और उसके बेसिक्स में सिखाई जाती है, वो चीज़ें मैंने मतलब अभी कवर कर ली हैं। ओके। मतलब काफ़ी एडवांस चलने की कोशिश है। यस सर। बढ़िया है। अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट यही होता है कि जब बाकी लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पर पहुँचते हैं, तब तक हम लोग उसका पूरा बेसिक जान चुके होते हैं। हम उसका एडवांस पोर्शन कर रहे होते हैं। क्वाइट गुड। आपके पास में हमारा मॉड्यूल था आईयूकेएम वाला। यस सर। मॉड्यूल के बारे में क्या बोलोगे? सर मॉड्यूल बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन्ड है। मतलब जो बुक्स होती हैं वो वैसे तो उनका लेवल अच्छा होता है, लेकिन उसमें हमें बताया नहीं जाता कि ये क्वेश्चन आईओक्यूएम लेवल का है, ये आरएमओ के टाइम पे करना चाहिए, तो उससे थोड़ा डीमोटिवेशन हो सकता है। पर ये जो मॉड्यूल होते हैं इनमें सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट होते हैं। मतलब इनको हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम मैथ्स के साथ खेलते हैं जब आपके मॉड्यूल्स हम पढ़ते हैं। गुड। अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट देने का क्या बेनिफिट है? जी सर, मॉक टेस्ट के काफ़ी फ़ायदे हैं। पहले तो जैसे ये जो रियल टेस्ट होते हैं, मेगा टेस्ट होते हैं पीडब्ल्यू के, इससे हमें पता चल जाता है कि जो कमी एग्ज़ाम में रह सकती है, वो हमें पहले ही पता है। तो हम उसको सुधार के ही एग्ज़ाम में जाते हैं। करेक्ट है। अभी जैसे आरएमओ पीडीसी में आपके मान लीजिए 12 टेस्ट हो रहे हैं, यस सर। तो उन 12 टेस्ट जो हमने कॉन्सेक्यूटिव डेज़ रखे हैं, लगातार 12 दिन 12 टेस्ट, इसमें क्या सीख रहे हो आप? मतलब क्या इम्प्रूवमेंट देख रहे हो आप खुद में? सर कई बार तो लगता है कि हर रोज़ टेस्ट थोड़ा-सा पेनफुल है या हमें लगता है कि हम टेस्ट कैसे दे पाएँगे, अगले दिन की तैयारी नहीं हो पा रही है कोई टॉपिक की। फिर समझ आता है कि यार टेस्ट देने से हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। उल्टा हमें हर रोज़ 6 क्वेश्चन अलग सीखने को मिल रहे हैं, जिसके हमें साथ के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। अगर हम घर पे रह के पढ़ते हैं तो इतनी एफिशिएंसी नहीं बन पाती, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें मतलब बताने वाला नहीं होता कि किस डायरेक्शन में चलें, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाए, कितना टाइम थ्योरी को देना है। यहाँ पे सब कुछ है। मॉक टेस्ट से हमें लिखने की आदत पड़ जाती है। एग्ज़ाम सेटिंग हो जाती है हमारी, 3 आवर्स बैठना, हुँ। वो हमें आदत पड़ जाती है। एक नया स्टूडेंट जो डायरेक्ट आईयूक्यूएम देने के बाद में जिसने आरएमओ का एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, वो जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा और आरएमओ का एग्ज़ाम देगा। उसमें और आप खुद में क्या डिफ़रेंस देखते हो? फिर बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो जाएगा। पहले तो उसमें जैसे जो एकदम जैसे उसमें आरएमओ के लिए हमें आंसर शीट दी जाती है जिस पे आंसर लिखने होते हैं, एकदम वही शीट से हम काफ़ी दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि इस पे इस तरह से हम डिज़ाइन करके लिखेंगे। उसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर होता है और उसी तरह के हमें रफ शीट्स भी मिलती हैं। तो हमें सब पहले से पता है
मेन बस इतनी है सर कि हमें वहाँ पे जाके शॉक नहीं लगेगा कि अच्छा यहाँ पे तो हमें लाइन शीट भी नहीं मिल रही, क्योंकि वो तो हमें सब पता ही है कि हमें अपनी आंसर्स एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं, हुँ। जिससे वो पढ़ने पे अच्छे अब लगे। लाइन शीट मिले या ना मिले उससे कोई यस फ़र्क सर, नहीं पड़ता अब कोई क्योंकि फ़र्क नहीं प्लेन पेपर पे पड़ता। लिखने की आदत पड़ गई है। यस सर। क्या मतलब फेक सॉल्यूशन और एक्चुअल सॉल्यूशन जो होता है किसी एक प्रॉब्लम का, फेक सॉल्यूशन से बचने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने एक प्रॉब्लम पढ़ी और प्रॉब्लम पढ़ के वो सॉल्यूशन लिख रहा है, तो वो फेक सॉल्यूशन ना हो, उसके लिए वो किन-किन पॉइंटर्स का ध्यान रखें? सर पहला तो जैसे ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, उसमें कई स्पेशल केसेस के डायग्राम बन जाते हैं। जैसे अगर ट्रायंगल बनाने को कहा गया है तो हम आइसोसेलेस बना देते हैं। इससे आईओक्यू में तो काम चल जाता था, उसमें तो स्पेशल आराम केस से लेके नंबर। बन जाता यस था। सर। सर तब तो ये बहुत अच्छी ट्रिक मानी जाती है, लेकिन अब इसके मार्क्स कट जाएँगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअली हर केस में नहीं होगी। वो एक केस में आ गई क्योंकि वो साइड्स इक्वल हैं, सिमेट्री है, लेकिन वो चीज़ फेक सॉल्यूशन है, ये हमें धीरे-धीरे पता चलने लग जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि अगर हम इसको इस तरह से बनाएँ कि वो आइसोसेलेस ना रहे, तो हमें उसमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये तब भी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जो गिवन स्टेटमेंट है वो होल्ड करेगा, ईदर इट इज़ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल और और इट इज़ नॉट। यस। बढ़िया। नंबर थ्योरी में फेक सॉल्यूशन होने के चांसेस कहाँ-कहाँ बनते हैं? सर नंबर थ्योरी में फेक सॉल्यूशन ज़्यादातर तब बन जाते हैं जब हम जैसे कॉन्ग्रुएंसीज़ हैं, हम क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी जैसे हमें कोई n स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 दिया है। अगर हम बिना सोचे, हम बिना रफ वर्क करे डायरेक्ट थोड़ी जल्दबाज़ी करेंगे, तो हम सीधा एक ही सॉल्यूशन बोलेंगे इसका 2, पर इसका और भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है जैसे -2 mod 7। तो इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस ही बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट यस है। सर। जब आपने बोल ही दिया है प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये भी मतलब जानना होगा कि आरएमओ के लिए, आईयूकेएम के लिए, इनमो के लिए और कौन से प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ आपने एक्सप्लोर किए हैं? लाइक कोई वेबसाइट और लाइक एओपीएस, यस। आपका कोई फेवरेट ओलंपियाड वगैरह? सर मेरा फेवरेट ओलंपियाड तो बेसिकली आईओकेएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरएमओ पे ही मेरा फोकस रहता है, क्योंकि मुझे मतलब हमें लगता है कि जो एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं, कम से कम उसके तो पहले हम क्वेश्चंस सारे करके क्यों जाएं। यूज़ कर दो। उसके बाद हम किसी और एग्जाम के लिए सोच सकते हैं, जैसे एएमसी के क्वेश्चंस, एएमसी 12, एआईएमई, ये क्वेश्चंस मतलब अगर हमें एक कोई इम्पोर्टेंट चाहिए तो हम एओपीएस जैसे आपने बताया सर, वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं। हुँ। बाकी हमें आपने बुक्स का लिंक दिया था सर, वो बुक्स ने काफ़ी हेल्प किया। वो फॉरेन ऑथर की बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। फॉरेन ऑथर्स की बुक का एक बहुत बढ़िया मेजर रोल रहता है। यस सर। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब बुक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं, ऐसे ऑथर्स भी हैं, जिन्होंने कॉम्बिनेटोरिक्स की इतनी शानदार किताबें लिखी हैं, लाइक उन्होंने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन दैट मैनर लिखा है कि लाइक आपको पूरा सॉल्यूशन लाइक एक आप स्टोरी पढ़ेंगे, पहले आप प्रॉब्लम पढ़िए, फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहले एक स्टोरी होगी, वो आपको एक स्टोरी बताएगा, फिर उस स्टोरी का एक मोरल होगा और उस मोरल के बेसिस पे यू विल रियलाइज़ कि अच्छा हिडन कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन में एंड देन 4 से 5 लाइन में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ऑथर्स का, फॉरेन ऑथर्स का तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। टीचर्स का इम्पैक्ट है, लेकिन बुक्स का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन मेरे और भी हैं। फ्यूचर में क्या सोचा है? आगे भविष्य में क्या सोचा है आपने? सर फ्यूचर में तो मैं नॉन मेडिकल लूँगा। ओके। मैं टारगेट करता हूँ आईआईटी बॉम्बे, हुँ। तो वही मेरा ड्रीम है, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कंप्यूटर बॉम्बे साइंस। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या यस सर, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर मुझे कंप्यूटर साइंस पहले से ही पसंद है, नॉट जस्ट फॉर मनी बट आल्सो फॉर पैशन। वेरी गुड। आपने जैसे बताया कि आपने प्रोग्रामिंग वगैरह, यस सर। कोडिंग वगैरह में थोड़ा बहुत किया हुआ है। बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। क्या लगता है मतलब एक स्टूडेंट के लिए करेक्ट कौन-सी वो करेक्ट क्लास होती है जहाँ से वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करे? आप अभी आज के पर्टिकुलर सिनेरियो को देखते हुए, प्रेज़ेंट सिनेरियो को देखते हुए क्या बोलोगे अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन होती और वो प्रिपरेशन कर रहे होते लाइक मैथ्स ओलंपियाड के लिए, तो कौन-सी क्लास है जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते उनकी? सर 7th और 8th के मतलब जस्ट कोई भी एक क्लास चूज़ कर लेनी चाहिए। 7th में हमें अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। हुँ। मतलब जैसे 7th और 8th के क्वेश्चन और जो टॉपिक्स हैं वो पहले पढ़ लीजिए, जिससे 8th में हम आराम से बेसिक क्लियर करते चलें। अगर 8th में कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो 9th में हमें बहुत एक एक्स्ट्रा एज में मिल जाएगा। एज मिल जाता है, बिल्कुल यस सर। करेक्ट है।
मतलब 7th और 8th क्लास वो करेक्ट क्लास है जहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बैचेस का क्या इम्पैक्ट है? सर बैचेस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम खुद बुक्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम 24 आवर बुक भी नहीं पढ़ सकते, तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती हैं। पर अगर हम और लाइव एक पर्टिकुलर बुक में सब कुछ है भी नहीं। ये सर, तो हमें फिर एक डायरेक्शन भी चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए बैचेस बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। क्या लगता है आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो आगे इन फ्यूचर जेईई की प्रिपरेशन भी करना चाहता है, उसको ओलंपियाड की प्रिपरेशन कितनी हेल्प करेगी? सर बहुत हेल्प करती है। ओलंपियाड प्रिपरेशन हमें ये सिखाती है कि जो मैथ्स है उसको हम सिर्फ रट कर काम नहीं चला सकते। जेईई में तो 2-3 पैटर्न के क्वेश्चंस को हम एक बार समझ लें, उनसे रिलेटेड आ जाते हैं बस मोल्ड करके। आरएमओ में ऐसा नहीं होता है, आईओक्यूएम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। ये जो अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ एग्ज़ाम है, सर ये बहुत हेल्प करती है क्योंकि जेईई एडवांस में भी वेरिएशन आ जाता है, पर वो हमें ईज़ी टू अंडरस्टैंड रहेगा अगर हम पहले से ही मतलब हाई लेवल मैथ्स के बेसिक्स हमारे अच्छे होंगे। मतलब कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एज बहुत ज़रूरी है यस सर। उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो आगे चल कर के जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं। बढ़िया है यार। एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे इन फ्यूचर आप आईआईटी बॉम्बे या उससे और ऊपर पहुँचे एंड अभी आरएमओ में भी अच्छा स्कोर करें एंड ट्राई करेंगे कि आरएमओ के बाद आप इल्मो में भी क्लियर करें एंड हम फिर से एक पॉडकास्ट कर रहे हो फॉर द सेम। थैंक यू।